साक्षी सलोनी बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईवीएम मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और दोपहर 2 बजे इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। दोपहर 2 बजे मामले में फैसला सुनाया जाएगा। ईवीएम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के भी वहां मौजूद रहने की जानकारी है, उनको रहने को कहा गया है इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को भी कि जिस वक्त 2 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा ईवीएम मामले पर, उस वक्त इलेक्शन कमीशन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश राय सीधे जुड़ रहे हैं। अखिलेश, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है वीवीपैट को लेकर और बताया जा रहा है दोपहर 2 बजे इलेक्शन अधिकारी की मौजूदगी में ये फैसला सुनाया जाएगा। फैसला नहीं सुनाया जाएगा। 2 बजे इलेक्शन कमीशन के उस टेक्निकल अधिकारी को कोर्ट ने बुलाया है, जिसको ये बताना है कि 4 बिंदुओं पे जो कंफ्यूजन है कोर्ट को जजमेंट लिखे जाने के समय, अभी ये एहसास किया जा सकता है कि जजमेंट लिखा जा रहा होगा, उसमें 4 बिंदुओं पे कंफ्यूजन है कोर्ट को और वही 4 सवाल पूछे हैं कि टेक्निकल कमेटी का जो सदस्य पिछली बार सुनवाई में आया था उस पे 4 बिंदुओं पे पूछना है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कहाँ लगता है, वीवीपैट में लगता है या मेन यूनिट में लगता है। दूसरी बार पूछा है कि आपके पास जो सिंबल यूनिट है वो कितनी है, इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने की समय सीमा कितनी है, क्या 30 दिन है या 45 दिन है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग होती है जो 45 दिन तक बंद सील किया रहता है ये पूरा प्रोसेस, तो वो 45 दिन होनी चाहिए या 30 दिन होनी चाहिए। ये सारी चीजें उसने पूछी है और इस पे उनको क्लियर करना है आकर कोर्ट के सामने कि इस 4 सवालों पर केंद्र की जो इलेक्शन कमीशन के टेक्निकल अधिकारी थे वो क्या कहते हैं और उनका इलेक्शन जो सिस्टम है उसमें क्या कहा गया है। तो इस पर कोर्ट को कंफ्यूजन था, जिस पर उसने कुछ क्लियरिफिकेशन मांगा है, वो भी 4 पॉइंट पे, और वो 2 बजे आकर कोर्ट को बताएंगे। उसके बाद कोर्ट आगे आने वाले दिनों में एक्सप्लेन करेंगे और उसके हिसाब से ही आगे का फैसला लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अखिलेश जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर मिल रही है, बांदीपोरा में सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी मिल रही है कि यहां पर कई आतंकी छिपे हो सकते हैं, ऐसे में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से कुछ आतंकियों को घेर लिया गया है, घिरे होने की खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर ली है और तलाशी अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही जम्मू कश्मीर से। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको मुंबई से बताते हैं, जहां मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 200 करोड़ की नकदी यहां पर बरामद की गई। इतना ही नहीं, 9 किलो का जो सोना है वो भी जब्त किया गया है। बड़ा एक्शन यहां पर डीआरआई का देखने को मिला है, जहां 9 किलो सोना, 18 किलो चांदी जब्त की गई है। 200 करोड़ रुपए की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है और बताया जा रहा है कि अफ्रीका से तस्करी कर यह सोना लाया जा रहा था, लेकिन इसकी भनक जैसे ही लगती है तुरंत कार्रवाई की जाती है, इसे बरामद किया जाता है। इसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। मुंबई एयरपोर्ट की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 9 किलो सोना बरामद किया गया है। 200 करोड़ की करेंसी भी यहां पर जब्त की गई है। तो बड़ी जानकारी, मुंबई हवाई अड्डे से डीआरआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां 9 किलो सोना, 18 किलो चांदी जब्त की गई है। 200 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई है और बताया यह जा रहा है कि अफ्रीका से तस्करी करके ये सोना लाया जा रहा था, जिसे अब जब्त कर लिया गया है। डीआरआई का यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है मुंबई एयरपोर्ट पर, जहां बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक तरफ कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र को लेकर लगातार कांग्रेस पर सवाल कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी घोषणा पत्र को क्रांतिकारी बता रहे हैं। राहुल गांधी घोषणा पत्र को क्रांतिकारी बता रहे हैं, जबकि इसी घोषणा पत्र पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, वो सीधे कह रहे हैं कि हमारा मैनिफेस्टो क्रांतिकारी है, इससे कई बदलाव होंगे। राहुल गांधी से दरअसल सवाल पूछा गया मैनिफेस्टो को लेकर, जिस पर राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो को क्रांतिकारी बताया है। पॉलिटिकल डायरेक्शन आपने मैनिफेस्टो में अच्छी तरह देख लिया है।
आपने ही कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है, उसमें एक्सरे है और उसमें जो इनकम इनइक्वालिटी नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो 22 लोगों को उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, थोड़ा सा पैसा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है, थोड़ा सा। और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दे दिया है। बीजेपी को लेकर कहा है कि सबका विकास नहीं, सबका सत्यानाश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए जो सबका विकास का उनका नारा है उसको बदल कर कहा है कि सबका सत्यानाश। ये कह रहे हैं और अगर कांग्रेस कुछ नहीं तो चिंता क्यों है, ये सवाल भी मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं। Our main target are to achieve employment, but he is not caring for employment. He is not speaking about employment. If I say मैं भूखा हूं, ओ भूखे हैं तो मैं दुकान से केक लाके देता हूं. This is his version. Always he speaks ulta, so people should forget. And also, one side employment, whatever he promised, he did not give. Second, inflation so high, even I can get you figure and supply. See, he himself said, सबका साथ, सबका विकास, but he did सबका सत्यानाश. और अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक की सिद्धा सरकार का धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने का दाव उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी ने इसे संविधान का उल्लंघन करार दिया है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है जिसने इसे लेकर के चिंता जताई है। लोकसभा चुनाव में पिछड़ों के साथ हो रहा यह भेदभाव अहम मुद्दा बन सकता है। कि सरकार बनने पर धर्म के आधार पर आरक्षण देगी कांग्रेस। क्या पिछड़ों के आरक्षण कोटे में मिलेगा मुस्लिमों को हिस्सा? क्या देश में लागू होगा कर्नाटक का मुस्लिम आरक्षण मॉडल? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उठाया सवाल, कांग्रेस कैसे देगी जवाब? कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा गर्म हो गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने पिछड़ा वर्ग के कोटे में मुस्लिमों को आरक्षण देने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को अपनी चुनावी रैलियों में उठाया है। पीएम ने कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक के लालच में पिछड़ों का हक छीनने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम समाज को भी पिछड़ों के आरक्षण कोटे में धर्म के आधार पर जगह दे दी है। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं कि मुस्लिमों को सिर्फ धर्म के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों और स्थानीय निकाय के चुनावों में आरक्षण मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के रण के बाद देश का सियासी पारा भी हाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों में कांग्रेस को निशाने पर ले रहे